अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैम। यस मैम। आप सबको आवाज क्लियर है? फैन ऑन था, मैंने ऑफ की है। यस मैम क्लियर। चलिए ठीक है। और स्क्रीन शेयर क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने जो ओवरव्यू करना है दैट इज द बोन्स, कंपार्टमेंट, मसल्स, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स कि हम कैसे वो डिफरेंट मूवमेंट्स को परफॉर्म करेंगे। सो वी विल गो विद दैट कि वही बात आ जाती है कि अगर हम जनरली लोअर लिम्ब का इंट्रोडक्शन देखें तो क्या करता है लोअर लिम्ब के, ये आपके जो पेल्विक गर्डल है या जो पेल्विक के लेवल पे एक्सियल स्केलेटन है उसको ये जो है ये एंकर करता है। एंकर करने का मतलब होता है सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करता है। तो आपका जो एक्सियल स्केलेटन है यानी कि थोरैसिक, एब्डोमिनल और पेल्विक एरिया जो है वो लोअर लिम्ब से कनेक्टेड है पेंडिकुलर स्केलेटन से वाया दिस लोअर लिम्ब। ठीक है, यानी लोअर लिम्ब के कुछ पार्ट्स मिलके जो हैं यानी कि हिप बोन वगैरह वो लेग थाई रीजन को कनेक्ट करते हैं आपके पेल्विक एरिया के साथ। सो हिप बोन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस, in the connection of this, their sacroiliac joint is very important. Now the name indicates कि ये जॉइंट किन किन बोन्स के बीच में है। कोई बता सकता है कि इस नाम से आप क्या जाहिर कर सकते हो कि ये जॉइंट किन के मेड में बन रहा है, किन बोन्स के मेड में बन रहा है? इनके नाम से पता लग रहा है। कैन एनीबॉडी इलियम। सैक्रम इटसेल्फ जो स्पाइनल कॉर्ड का सॉरी वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है और इलियम जो कि हिप बोन का पार्ट है। सो दिस जॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स आते हैं। देखिए जॉइंट is itself a very protective thing or very strong thing, but अगर उसको मसल्स या लिगामेंट्स एंकर ना करें, उसको सपोर्ट ना करें तो जॉइंट के डिसलोकेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेट सपोज अगर कोई जॉइंट डिसलोकेट होता है इसका मतलब है कि उसका कोई ना कोई लेगामेंट या मसल रप्चर हुआ है या वीक हुआ है जिसकी वजह से वो जॉइंट जो है वो जो है डिसलोकेट हो गया है यानी अपनी जगह से हिल गया है। सो स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर दिस। और जो पीटीज हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं, they are actually meant for the giving the exercise advice or strengthening advice to strong these ligaments, to strong these musculature. So you have a very important role कि अगर आप जो भी उनको एक्टिविटीज एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने को कहते हैं तो उनका मेन रोल आपके मसल्स पे और लिगामेंट्स पे आता है। अगर वो स्ट्रांग होंगे तो जो अंडरलाइंग जॉइंट है वो इटसेल्फ स्ट्रांग होने की तरफ जाएगा। लोअर लिम्ब का प्राइमरी फंक्शन क्या है ये सबको पता है कि अगर हमने वॉक करनी है, रन करना है तो हम किसके ऊपर करेंगे? ऑब्वियसली हमारे पास जो लोअर लिम्ब है हम उसके ऊपर ही ये सब एक्टिविटीज करते हैं। हमने कोई भी लोकोमोटरी एक्टिविटी करनी है तो हम लोअर लिम्ब से ही करेंगे। ये प्राइमरी फंक्शन है। अब लोकोमोशन का मतलब क्या है? लोकोमोशन का मतलब है कि मूव करना, ठीक है। और मूव करने का मतलब ये कि आप जब वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो, मतलब इवन यू आर डूइंग एनीथिंग via the lower limb, so you are actually moving, you are actually transferring your weight from the upper part to the lower limb and which help you to move from here and there, from one place to other. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो फुट है, ठीक है। फुट की ग्रिपिंग पावर जो है मेंट अ लॉट, ठीक है, क्योंकि आपने वॉक करनी है, आपने बेयर फुट चलना होता है। तो जिनके जो है मतलब एक नॉर्मल एक ही फिनोमेना है कि अगर तो किसी के पाँव की आर्चेस नहीं है, वो हम काफी लास्ट में जाके पढ़ेंगे जब हम फुट पे जाएंगे, तो उसकी जो ग्रिपिंग पावर होती है ना उस बच्चे की या एडल्ट की, वो फर्श पे स्ट्रांग नहीं होती है और वो बार बार गिर जाता है, ठीक है। अगर आर्चेस हैं तो वो गिरेगा नहीं।
इवन के ये आर्चेस हैं तो आप हिली एरियाज पे भी वॉक कर सकते हो, लाइक आप माउंटेन पे चढ़ सकते हो, या अगर कोई कोर्स रोड है, रफ सी रोड है, ठीक है, जो स्मूथ नहीं है, तो उस पे भी आप इस फुट के जरिए जो है वो ग्रिपिंग पावर के जरिए जो है उस पे चल सकते हो। अदरवाइज जिनके स्ट्रेट फुट होते हैं, आर्चेस नहीं होती, उनमें ये फिनोमेना बहुत मुश्किल होता है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि पेल्विक बोन है, फिर वी हैव द हिप जॉइंट, then we have a femur, the longest bone of the body, then we have the patella known as kneecap, जिसको मैंने आपको कहा था इसको पंजाबी में या उर्दू में चपनी कहते हैं। then this is a knee joint, this is tibia, this is fibula, and then we have the different kind of the you can see the bones that are associated with the ankle joint. Here you can see कि जो थाई रीजन है, ठीक है, वो इन बिटवीन हिप जॉइंट और नी जॉइंट आता है। कहने का मकसद ये है, अगर कोई आपसे पूछे डिफाइन द थाई रीजन और डिफाइन द femoral region, you must get it के the area that is present between this hip bone and this नी जॉइंट, सॉरी हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट के बीच में ये जो एरिया है सारे का सारा, इसको हम थाई रीजन कहते हैं। और लेग रीजन क्या होगा, कोई बताएगा लेग रीजन क्या होगा? हाउ कैन यू डिफाइन लेग? एरिया बिटवीन नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। ठीक है, वेरी गुड। एरिया बिटवीन नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के बीच में ये जो एरिया आ रहा है, दिस इज नोन एज लेग रीजन। ठीक है, ओके जी। और 1 मिनट जी, अम्बरीन रियाज, बेटा आप ये मुझे बताओ कि जो आपका थाई रीजन है उसकी कौन सी बोन है इस डायग्राम में शो हो रही है? Which bone is... मैम। वालेकुम सलाम जी बेटा। फीमर मैम। जी, वेरी गुड, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है हिरा जावेद। हिरा जावेद, बेटा कौन सी बोन लेग बना रही है? मैम टिबिया और फिब्यूला। टिबिया एंड फिब्यूला, ठीक हो गया। हुजैफा अब्दुल्ला, बेटा Yes, ma'am. कौन सी बोन मीडियल साइड पे है लेग में, यानी कि टिबिया और फिब्यूला में कौन सी बोन मीडियल साइड पे आपको लग रही है? मीडियल साइड पे मैम टेबुला टिबिया। एक फिब्यूला है, एक टिबिया है, इन दोनों Yes, में ma'am. से ये देखें, ये टिबिया है, ये फिब्यूला है, Yes, ma'am. ठीक है, इन दोनों में से कौन सी बोन आपको मीडियल साइड पे लग रही है? टिबिया मैम। टिबिया, वेरी गुड जी, ये मीडियल साइड है। आपका जो बिग टो वाला रीजन है ना, ठीक है, ये बिग टो, ये हमेशा याद रखिएगा, ये मीडियल साइड पे होता है। जबकि अगर आप अपर लिम्ब में देखो ना, जहां पे आपका थंब है ना, वो रेडियल पार्ट है और वो लेटरल पार्ट होता है, ठीक है, और जहां आपकी लिटिल फिंगर है, लिटिल स्मॉल डिजिट है, वो आपका क्या होता है, मीडियल पार्ट है या अल्नर पार्ट है। जबकि यहाँ पे थोड़ा ऑपोजिट है, ठीक है, यहाँ पे जो बिग टो वाला एरिया है वो मीडियल है और जो फिब्यूला वाला एरिया है वो लेटरल है। अच्छा, यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, मीडियल मेलियोलस एंड लेटरल मेलियोलस। अब ये क्या होते हैं? आपके एंकल के लेवल पे ना आपको फील होता होगा दो हड्डियां बाहर निकल रही हैं, प्रोमिनेंट बोन्स जो है वो प्रोट्रूड कर रही हैं एंकल के लेवल पे। एक जो मीडियल साइड पे है वो मीडियल मेलियोलस है, जो लेटरल साइड पे है वो लेटरल मेलियोलस है, ठीक है। ये तो मतलब जितना मर्जी कोई ओबीस भी हो ना, उसकी भी ये जो बोन्स होती है ना, ये मीडियल और लेटरल मेलियोलस, ठीक है, ये जरूर प्रोमिनेंट होती है, ठीक है, जरूर, मतलब कि जिसको कहते हैं बैड शोर प्रोमिनेंट। सो हर इंसान की 100% लोगों की जो है ये अपेयर होती हैं, ये आपको नजर आती हैं बोन्स। अच्छा जी, अब हम ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं लोअर लिम्ब का, दैट इज इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूटियल रीजन, ग्लूटियल रीजन वही बटक रीजन जो है, ठीक है, फिर थाई रीजन और नी रीजन, ठीक है, ये हमने पढ़ना है। इसके अलावा लेग रीजन है, एंकल है, फुट है।
बोन्स हमारे पास कौन कौन सी आती है पूरे लोअर लिम्ब में? तो हमारे पास हिप बोन है, हमारे पास फीमर है, पटेला है, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था 7 टार्सल्स होते हैं। फिर हमारे पास 5 मेटाटार्सल्स हैं और फिर हमारे पास phalanges आती हैं। ठीक है, अगेन यू कैन सी हियर द फीमर, द पटेला, द टिबिया, फिब्यूला एंड ऑल दिस द associated things. Okay, here you can see here the two most important joint of the pelvis, or two most important joint of the pelvic region, right? You can see here the iliac bone, okay, which is a part of your hip bone. You can see here the vertebral column, last part, terminal part, sacrum and coccyx. Okay, now here is a joint name as sacroiliac joint. जो अभी आप में से कुछ बच्चों ने बताया था मैम कि जो sacrum और ileum, iliac bone, इसके मिड में जो बनेगा joint, उसको हम कहेंगे sacroiliac joint. So you can see here, this is the sacrum part and this is the ileum part, and they both are making the joint here in this area. ये दोनों इस एरिया में क्या हुए हैं, आपस में ज्वाइन हुए हैं एंड दे आर फॉर्मिंग द sacroiliac joint. Okay, this is a first joint which is very much important joint. The second most important joint here is symphysis pubis. You have idea about this point कि symphysis pubis क्या होता है? So मुझे महानूर आमिर बताएंगी अगर पता है, लेकिन आपको पता होगा क्योंकि आपने जीए में पढ़ा होगा, जनरल एनाटॉमी में, कि सिम्फिसिस प्यूबिस क्या होता है। महानूर आमिर, बेटा यू हैव टू टेल मी। चल, she has gone. Okay. Ma'am, I have no idea. You have no idea. Okay, fine. One more person. Muhammad Salim. Beta, you know about what is this symphysis pubis joint? नो मैम, नहीं मैम, हम लोगों ने नहीं पढ़ा। बेटा आपने जनरल एनाटॉमी नहीं पढ़ी? जनरल एनाटॉमी पढ़ी है मैम, लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ी। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की जो जनरल चीजें है ना, वो सारी नहीं पढ़ी थी। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि जॉइंट की टाइप्स कितनी है? जी मैम, ये तो पता है। कौन कौन सी टाइप्स है? कोई बताए, आप बता दो या कोई और बताना चाहे तो। जॉइंट्स की टाइप मैम अकॉर्डिंग टू मूवमेंट एंड अकॉर्डिंग टू शेप अलग-अलग है। सिंपल जो थी कि एक फाइब्रस जॉइंट होता है, ठीक है जी। एक और कौन सा जॉइंट होता है? साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल होता है, एक कार्टिलेजिनस होता है। फाइब्रस वो होता है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, जैसे आपके स्कल के सूचर्स थे ऐसे था। साइनोवियल वो होता है जिसमें हर तरह की मूवमेंट पॉसिबल है, जैसे शोल्डर, हिप वगैरह, ठीक है। एक मिड में जॉइंट आता होता है नोन एज कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। उसमें ये था कि वो उसमें पार्शियल मूवमेंट होती है और पार्शियल मूवमेंट नहीं होती, यानी वो इन बिटवीन है। इतनी मूवमेंट नहीं होती जितनी साइनोवियल पे होती है, और इतनी मूवमेंट नहीं भी होती कि फाइब्रस में बिल्कुल मूवमेंट नहीं है तो कार्टिलेजिनस में भी मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट होती है लेकिन थोड़ी होती है, ठीक है। तो अब इसमें जो है ना कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसमें दो टाइप्स के जॉइंट थे, प्राइमरी कार्टिलेजिनस और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस। किसी को याद है? नहीं मैम, ये उसको जनरल एनाटॉमी में नहीं था। मैम इतना डीप हमें पढ़ाया ही नहीं है। यस मैम, ये ऊपर से ये Yes, बस 3 ma'am. जॉइंट्स पढ़ाए गए थे और फिर 6 जॉइंट्स वो वाले मिलके जो इसके अलग थे वो पढ़ाए गए थे, बाकी ये नहीं पढ़ाए गए इसमें। अच्छा, बस वो 3 आपको बताए गए हैं, आपका कहने का ये मतलब है। ओके बच्चे, जो जॉइंट होते हैं ना वो 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। एक तो हो गया फाइब्रस जिसपे कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। एक हो गया आपका साइनोवियल, ठीक है, जिसके ऊपर बहुत मूवमेंट है, जैसे आपका शोल्डर वगैरह या जो भी है, ठीक है। एक होता है कार्टिलेजिनस। अब कार्टिलेज आपको पता है कार्टिलेज क्या होता है, ठीक है। बोन और कार्टिलेज में क्या फर्क होता है? ये फर्क होता है कि जी बोन जो होता है वो बहुत डेंस होता है, डेंस होती है, और कार्टिलेज जो होती है वो इतनी डेंस नहीं होती, वो इजीली ब्रेकेबल है, ठीक है। आपने कभी चिकन का लेग पीस खाया हो,
ठीक है, उसमें आप फील करोगे, आप जब उसका मीट खा लेते हो ना, तो नीचे एक ऐसा बोनी पार्ट होता है जो इजीली ब्रेकेबल होता है, बोन के ऊपर कोई कवर होता है जो इजीली ब्रेकेबल होता है, और वो आप लाइक क्रश करते हो ना मुंह में, तो क्रश हो जाता है, लेकिन थोड़ा उसमें एफर्ट चाहिए होती है, और एक बोनी पार्ट होता है उसको तो आप क्रश नहीं कर सकते। तो ये जो कार्टिलेज है ये दो तरह का है, एक है प्राइमरी कार्टिलेज और एक है सेकेंडरी कार्टिलेज। ठीक है, प्राइमरी कार्टिलेज जो है उसमें एग्जांपल आती है आपकी डायाफिसिस और एपिफिसिस की, जहां पे बोन ग्रो करती है। अब इसका तो पता होगा ना, एपिफिसिस यस बताया, मैम। यस ठीक है, मैम। इसमें आपने ग्रोथ प्लेट पढ़ा होगा जिसके जरिए बोन ग्रो करती है। वो जो प्लेट है वो कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है, और उसको कहते हैं प्राइमरी कार्टिलेज। ये एंड्स ऑफ बोन पे मिलती है आपको। एक होता है सेकेंडरी कार्टिलेज, किसमें एग्जांपल आती है इसकी, सिम्फिसिस प्यूबिस की। ठीक है, अब आपका जो आइलियम सॉरी हिप बोन थी वो बनी हुई थी तीन बोन से, इलियम, इस्टियम और प्यूबिस। जस्ट नोट डाउन द नेम हियर, प्यूबिस। ठीक है, इसका मतलब लेफ्ट साइड की प्यूबिस और राइट साइड की प्यूबिस। ठीक है, लेफ्ट साइड प्यूबिस एंड राइट साइड प्यूबिस, दे बोथ मीट टू फॉर्म द सिम्फिसिस प्यूबिस जॉइंट। ठीक है, एक राइट साइड की प्यूबिस और एक लेफ्ट साइड की प्यूबिस, या विच आर द पार्ट ऑफ हिप बोन, ये दोनों आएंगी और मिलके बनाएंगी सिम्फिसिस प्यूबिस। इसको नाम देते हैं हम सिम्फिसिस प्यूबिस। सो दिस इज द मेन। अब ऑब्वियसली इसके पीछे पूरा लेक्चर है कि हम इसको सिम्फिसिस प्यूबिस क्यों कहते हैं, ये वो आपको जीए में पढ़ाया जाना चाहिए था, ये जो भी है व्हाटसोएवर, आई डोंट नो। तो उसमें ये था कि अभी मैंने आपको सिर्फ एक समरी दी है कि आपको क्लियर हो जाए कि ये कार्टिलेज जॉइंट है और ये किस टाइप का है, ये सेकेंडरी है, और ये दो प्यूबिस बोन्स के मिड में मिलके बनता है सिम्फिसिस प्यूबिस। So you have two joints here, the sacroiliac and the symphysis pubis. Sacroiliac name indicates between sacrum and ilium, and symphysis pubis between pubis of left hip bone and pubis of right hip bone. They both will make it. Okay जी, अब ये जो क्या नाम है, what was this table? This is again the revision table of our last lecture and last to last lecture, everything. So you can see here the posterior pelvic region, anatomical term is gluteal region. Hip को coxa कहते हैं, thigh को femoral कहते हैं, और इसके anterior part को हम जो है, अगर हमने नर्व की बेसिस पे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, इंडिकेट करना, तो आप उसको femoral region कहोगे, क्योंकि femoral nerve होती है यहाँ। अगर मीडियल पार्ट को नर्व की बेसिस पे आप इंडिकेट करना चाहते हो तो ऑब्चुरेटर रीजन कहोगे, क्योंकि ऑब्चुरेटर नर्व होती है। पोस्टीरियर को करना चाहोगे तो शैटिक रीजन कहोगे, क्योंकि शैटिक नर्व होती है। अगर आप मसल्स की बेसिस पे इसको इंडिकेट करना चाहो तो एंटीरियर को क्वाड्रिसेप रीजन कहते हैं, मीडियल को एडक्टर कहते हैं, और पोस्टीरियर को हैम। और अगर आप इनके एक्शन पे जाना चाहोगे तो एंटीरियर को फ्लेक्सर कहते हैं, मीडियल को एडक्टर कहते हैं, और पोस्टीरियर को एक्सटेंसर कहते हैं। देन वी हैव नी, जीनो, नी कैप, पटेला, लेग को क्रस्ट कहते हैं। इसके इंटीरियर, मीडियल, लेटरल, पोस्टीरियर पार्ट को मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था क्या क्या कहते हैं। देन वी हैव फुट, वी हैव बिग टो हेलुसस, वी हैव स्मॉल टो डिजिटाई मिनिमा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी पुट किया था आपसे लास्ट टाइम, ठीक है, आपने सर्च किया, वो क्वेश्चन सर्च किया है? Anybody have searched that question? जिसमें मैंने कहा था कि आपकी पूरी बॉडी में जो एंटीरियर पार्ट है उसको हम फ्लेक्सर रीजन कहते हैं और पोस्टीरियर को एक्सटेंसर रीजन कहते हैं, लेकिन क्यों लेग में ऑपोजिट है? क्यों लेग में हम एंटीरियर को एक्सटेंसर कह रहे हैं और पोस्टीरियर को फ्लेक्सर कह रहे हैं? Why it's so? Have anybody searched this? Yes ma'am. जी बच्चे, बाकी बच्चों ने क्यों नहीं सर्च किया? मैम लेग के इंटीरियर कंपार्टमेंट को एक्सटेंसर
ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो मसल कंटेन करता है जो एक्सटेंड करते हैं फुट को एट द एंकल जॉइंट पे। ठीक इस है, वजह से इसमें एक्सटेंसर्स मसल होते हैं, दैट्स वाई इसको ना एक्सटेंसर ग्रुप कहा जाता है इंटीरियर कंपार्टमेंट को। ठीक है बेटा, और वेरी जो थाई का इंटीरियर कंपार्टमेंट है उसको फ्लेक्सर ग्रुप या फ्लेक्सर कंपार्टमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें फ्लेक्सर मसल्स होते हैं जो फ्लेक्स करते हैं थाई को एट द नी जॉइंट पे। ठीक है, वेरी दैट्स गुड। वाई। ये आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने इसका कॉन्सेप्ट बीडी से करना है, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सुनूंगी, और क्लैरिफाई कर लें कि वो स्टेटमेंट क्या थी। अगेन मैं बता दूं, व्हाई interior part of thigh or whatever joint in the body is known as flexor region and posterior is known as extensor region, and why this is opposite के हम anterior को एक्सटेंसर कह रहे हैं लेग में और पोस्टीरियर को फ्लेक्सर कह रहे हैं लेग में। ऑपोजिट क्यों है लेग में? ओवरऑल बॉडी में सेम फिनोमेना जा रहा है, तो लेग में ये क्यों ऑपोजिट है? आपकी बात समझना बिल्कुल ठीक है कि मसल्स आर एसोसिएटेड विद दिस, लेकिन व्हाई ऑपोजिट मसल्स आर देयर के फ्रंट पे एक्सटेंसर है और पीछे जो है वो फ्लेक्सर्स है? मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा भी क्यों है? सो नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट लेक्चर you have to search all or everyone have to search it, because मैं randomly किसी से भी पूछ सकती हूँ, ठीक है? और जिसने मुझे इस सर्च का जवाब ना दिया, he will or she will not take my next class. I will not let her or him enter. I want that answer. You can find this answer on Google. You can find this answer in the book. So I need this answer ओके मैम। from everybody. मैम ये स्नेल्स एनाटॉमी से कर सकते हैं ना, मीन के अगर किसी के पास वीडियो लिटरेसी नहीं है तो वो स्नेल्स एनाटॉमी एटलस से कर ले। बेटा स्टाइल में इसका आपको जवाब ही नहीं मिलेगा। आप नहीं बीडी मिलेगा। इसी तरह, बीडी को आप डाउनलोड कर लो ना। मैम उसका 6th एडिशन डाउनलोड हो रहा है, लेटेस्ट वाला नहीं हो रहा। लेटेस्ट वाला ना करो, 6 ही कर लो, खैर है। ओके मैम, ये फर्स्ट चैप्टर में ना मैम? जी ओके जी, नेक्स्ट वन। आप लोग का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? यस मैम। उसमें फिर बेटा आप ना साजिद ये फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा जो बच्चे नहीं हैं अभी, ताकि उनको भी पता हो, क्योंकि फिर मैंने उससे नेक्स्ट क्लास में एंटर नहीं होने देना। ये तो शॉर्ट है, क्योंकि Okay, इसका आंसर आपको इजीली अवेलेबल है। अगर तो मुश्किल होता तो फिर तो मैं कुछ कर लेती, लेकिन यू कैन गेट दैट आंसर फ्रॉम वेयर एवर यू वांट। ओके जी, अगेन कंपार्टमेंट इनर्वेशन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि जो है आर्टीरियल वो सप्लाई होती है, वीनस की भी सप्लाई होती है, और जो होती है नर्व उसकी इनर्वेशन होती है। यानी अगर आप ये कहोगे ना कि फिमोरल नर्व सप्लाई द इंटीरियर कंपार्टमेंट, तो ये गलत स्टेटमेंट है। लेकिन यूजुअली हम बोलते ऐसे हैं क्योंकि हमारे जो है ना लैंग्वेज, उसमें सप्लाई ही वर्ड जो है वो मोस्टली यूज होता है, इसलिए हम लोग कभी जो है वो बोल देते हैं। अब मैं भी जब लेक्चर लूंगी ना, कभी मैं भी ऐसे बोल दूंगी कि नर्व जो है इस मसल को सप्लाई कर रही है। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है? तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ऑब्वियसली एक दिन में तो नहीं आएगा, लेकिन जब भी आपके माइंड में आप प्रैक्टिस करो कि आपने जब भी कहना है कि दिस नर्व इनरवेट्स दैट मसल, ठीक है, नॉट सप्लाई, दिस नर्व इनरवेट्स दैट मसल। अब इसमें अगर आप देखो, इनमें वही बात बताई कि थाई में आपको लेटरल कंपार्टमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनर्वेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि लेटरल कंपार्टमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं कुछ एनाटॉमिस्ट के मुताबिक। लेग में आपको मीडियल कंपार्टमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, और फुट में आपको मीडियल और लेटरल नहीं मिलेंगे। अब थाई का जो इंटीरियर कंपार्टमेंट है उसकी नर्व है फेमोरल नर्व, ठीक है। इंटीरियर कंपार्टमेंट को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है? फेमोरल नर्व। मीडियल कंपार्टमेंट को कौन सी कर रही है? ऑब्चुरेटर नर्व। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को कौन सी कर रही है? शियाटिक नर्व। मेन इज शियाटिक नर्व। लेग के इंटीरियर कंपार्टमेंट को कौन सी कर रही है? डीप फिब्यूलर। लेग के पोस्टीरियर को कर रही है टिबियल। लेग के लेटरल को कर रही है सुपरफिशियल फिब्यूलर, और इसी तरह फुट के एंटीरियर को भी डीप कर रही है और पोस्टीरियर को टिबियल कर रही है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये आई कहाँ से, ये नर्व्स कहाँ से आई, ठीक है। आप पढ़ोगे लंबोसेक्रल प्लेक्सस, ठीक है। जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस है वैसे है लंबोसेक्रल प्लेक्सस, वहां से फिर ये नर्व्स ओरिजिनेट होती है एंड वहां से आप पढ़ोगे कि नर्व जो है कहाँ से कहाँ जा रही हैं या किसको टच कर रही हैं या जो भी जिस तरह भी है, ठीक है। तो बेसिकली आपकी फेमोरल नर्व यानी ये वाली, ऑब्टुरेटर नर्व और sciatic नर्व, ये सारी की सारी इस प्लेक्सस में से आती है, ठीक है। The lumbosacral plexus give rise to these three nerves, basic nerves of the thigh, ठीक है। उसके बाद एक नर्व है यहाँ पे sciatic नर्व, जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है, sciatic नर्व। फिर इसकी आगे अपनी ब्रांचेस होती हैं और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब मैं आपको लंबोसेक्रल प्लेक्सस कराऊंगी। So you have all this kind of the nerves. What are the movements that are associated with compartments? ठीक है, anterior compartment में कौन सी है या posterior compartment में कौन सी है, and the nerves associated with it, ये भी इसमें बताया गया है। Quadriceps group of muscles में 4 muscles हैं, rectus, vastus lateralis, medialis, intermedius। एडक्टर ग्रुप में फिर अगेन 3 मसल्स हैं, मैग्नस, ब्रेविस और लॉन्गस। हैमस्ट्रिंग में बाइसेप्स, सेमीटेंडिनोसिस, सेमीमेम्ब्रेनोसिस, और इनकी मैं आपको हिस्ट्री बता चुकी हूँ अपने सेकंड लेक्चर में कि हम मैग्नस को क्यों कहते हैं, ब्रेविस को ब्रेविस क्यों कहते हैं और लॉन्गस को लॉन्गस क्यों कहते हैं। अच्छा, गायरोप्स जो मैं कह रही थी आपको, बार बार वर्ड यूज हुआ है गायरोप्स गायरोप्स, ठीक है। इसमें बेसिकली 3 मसल्स आ रहे हैं, एक सार्टोरियस, एक ग्रेसिलस और एक सेमीटेंडिनोसिस, ठीक है। ये तीनों मसल्स मिलके बनाते हैं गायरोप्स, ठीक है। अब आपने रस्साकशी का नाम सुना होगा कि हम रोप जो है उसको खींचते हैं, यानी कि 6 लोग एक एंड पे होते हैं, 6 लोग एक एंड पे होते हैं और जिसमें ज्यादा पावर होती है रोप उस तरफ को ड्रैग हो जाती है। सो द गाय रोप्स इज सेम एज रस्साकशी, ठीक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है इस चीज का वो ये है कि ये तीनों के तीनों जो है ना मसल्स, ये टिबिया पे आके लगते हैं, इंसर्ट होते हैं टिबिया की मीडियल सरफेस पे, ठीक है। मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया पे आके तीनों मसल्स होते हैं वो इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो सार्टोरियस है वो एंटीरियर, थोड़ा एंटीरोमीडियल इंसर्ट होता है, यानी थोड़ा सा एंटीरियर इंसर्ट होगा, मीडियल पे तो होगा लेकिन थोड़ा एंटीरियर होगा। ग्रेसिलस जो है ये टोटली मीडियल होता है इंसर्ट, और जो सेमीटेंडिनोसिस है ये थोड़ा सा पोस्टीरोमीडियल होता है। तो हो क्या रहा है कि तीनों मीडियली इंसर्ट हो रहे हैं, लेकिन जो सार्टोरियस है वो हल्का सा इंटीरियर भी है, जो सेमीटेंडिनोसिस है वो पोस्टीरियर है, ठीक है। अब क्या होगा कि जिस मसल में जितनी पावर होगी वो टिबिया को अपनी तरफ खींचता है। लेट्स सपोज सार्टोरियस में पावर ज्यादा है और वो टिबिया को एंटीरोमीडियल खींचता है, तो टिबिया एंटीरोमीडियल मूव हो जाएगी, ठीक है। अगर मीडियल है तो वो ग्रेसिलस खींचेगा और वो मीडियल मूव हो जाएगी। सेमीटेंडिनोसिस है तो वो पोस्टीरोमीडियल मूव हो जाएगी। सो जिस पॉइंट का मसल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जिस साइड का मसल स्ट्रॉन्ग है वो उसको उस तरफ ही खींचता है, ठीक है। या हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी ले सकते हैं कि सार्टोरियस एंटीरियर खींचता है, ठीक है, इसमें मीडियल हटा दें, अभी मीडियल का कॉन्सेप्ट हटा दें। ग्रेसिलस मीडियल ड्रैग करेगा टिबिया को और सेमीटेंडिनोसिस पोस्टीरियर ड्रैग करेगा टिबिया को। So we have the 3 muscles acting on the tibia, inserting on the tibia. One is moving on the anterior side, tibia को anterior move कर रहा है, एक medial move कर रहा है और एक posterior. So जिसका एक्शन होगा या जिसमें पावर होगी वो टिबिया को उस तरफ को ड्रैग करती है, just like the people drag the rope, ठीक है, जैसे उसको खींचते हैं ना एकदम, तो ये भी टिबिया को वैसे ही ड्रैग करते हैं। अगर सपोज आर्टोरियस का फंक्शन है उसको फटाफट से एंटीरियर ड्रैग करेगा, मीडियल है तो ग्रेसिलस करेगा, सेमीटेंडिनोसिस करा तो उसको पोस्टीरियर करेगा। सो इट विल बी एक्टिंग लाइक ड्रैगिंग द टिबिया टू दैट साइड, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज AMP
anterior, medial और posterior इसको drag करता है and they function as a guide ropes because they are dragging the tibia like the people drag the rope, इसलिए इसका नाम इसमें आया है। ओके एक्सक्यूज जी, मी मैम, ट्राइसेप जी। मैम ये हम तो इस पे नहीं कर सकते कि एक एक्शन पोटेंशियल जिसमें होगा वो ही उस साइड पे ड्रैग होगी, और तीनों में एक्शन पोटेंशियल सेम टाइम पे तीनों में एक्शन पोटेंशियल होगा मैम? जी बेटा, तीनों होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों या मसल्स कभी सेम टाइम पे भी वर्क करते हैं, कभी करते हैं, ये नहीं कह रही ऑलवेज, ठीक है। तो मैम ऑब्वियसली अगर आप एक्सटेंशन की तरफ, अगर आप हिप की मूवमेंट कर रहे हो पोस्टीरियर साइड पे, तो सेमी टेंडिनोसिस टिबिया को पोस्टीरियर साइड पे ड्रैग करेगा, एंटीरियर मीडियल साइड पे इतना ड्रैग नहीं करेगा। ओके मैम, तो एक्चुअली कौन विन हो गया इसमें? सेमी टेंडिनोसिस, क्योंकि उसने उसको ड्रैग कर लिया। एंटीरियर ड्रैग होगा तो सार्टोरियस विन होगा। सो वही बात आपकी बात सही है कि जिसमें जितना पावर है, पोटेंशियल है, वो उसको उस तरफ ड्रैग कर लेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी मूवमेंट पे, आप मूवमेंट कौन सी कर रहे हो। ओके मैम, ओके जी। देन देयर इज अ ट्राइसेप्स सोराई, इसका भी मैंने आपको कांसेप्ट काफी दफा बताया है। सोराई कम्स फ्रॉम सोरनेस, यानी वो मसल जो सबसे ज्यादा सोर होते हैं, क्रैम्पिंग एक्टिविटी जिसमें ज्यादा होती है ना, खलियां पड़ जाना, इट वाज लाइक दैट, कि जिसमें क्रैम्पिंग एक्टिविटी हो, और वो लोग जो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में हो या कोई प्रोलॉन्ग एक्टिविटी कर रहे हो जो उन्होंने कभी पहले नहीं की, तो उनके मसल सोर हो जाते हैं, ठीक है। एंड द मोस्टली मसल व्हिच बिकम सोर इन द लोअर लिम्ब, they are three muscles. Actually, they are two muscles, but tri means three. Why it is known as three muscle? Because gastrocnemius is a muscle with two heads, and one muscle is soleus. So actually दो muscle हैं, gastrocnemius और soleus, एक के दो head हैं, एक का one head है। So collectively they are known as triceps sorae, और ये दोनों मिलके बनाते हैं आपके calf muscle, ठीक है। आपकी जो लेग के पोस्टीरियर साइड के मसल हैं वो ये बनाएंगे। जो लेग के पोस्टीरियर साइड के मसल हैं वो ये बनाते हैं काफ मसल्स, ठीक है। सो दे आर मोस्टली प्रोन टू सोरनेस। आप चेक करिएगा, कभी फीमेल्स मोस्टली जो है ना इनमें होता है कि कभी इन्होंने हील वाली लाइक हो wear किए हो shoes and they were in some kind of marriage or whatsoever, and they have to do activity there where there is a prolonged standing and prolonged activity, prolonged moving. So after that you will feel that the calf muscles are very tight, they are very much sore, ठीक है। इसी तरह वो मेल स्टूडेंट जो हाइकिंग करते हैं, जाते हैं and they do hiking in that, इसमें अच्छी खासी एफर्ट लगती है, तो जब वो ये काम करते हैं तो वो भी देखेंगे कि उनके जो काफ मसल्स हैं ये भी अच्छे खासे सोर हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आप यंग हो, मैंने इसलिए आपको थोड़ी सी इस तरह की टर्म्स दी हैं। जैसे जैसे लोग एजेड होते हैं, अगर उनको 2 घंटे का लेक्चर देना पड़ता है, लेट्स सपोज प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के साथ, उनके काफ मसल टाइट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज यू कैन से कि एक नॉर्मल चीज है, या कह सकते हैं कि हमें फिटनेस नहीं है, दैट्स व्हाई we have more prone to this soreness. So the fitness is very much needed. Okay जी, next आता है extensor of leg, ठीक है। अब extensors, leg के extensors की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? लेग के एक्सटेंसर्स की। पीछे जो थे वो थाई के मसल्स हो गए, ठीक है। अब बात आ रही है कि लेग के एक्सटेंसर्स क्या हैं, ठीक है। एक्सटेंसर्स ऑफ लेग क्या है? सो वी हैव एक्सटेंसर hallucis. Now can anybody like, अच्छा इसको करने से पहले ना मैं एक चीज और क्लियर कर दूं थोड़ा सा। जो हमने पिछले सारे मसल्स पढ़े हैं वो थाई के थे, इफ यू रिमेम्बर दैट, ठीक है। ये सबके सब जो है ना यहाँ से जो शुरू हो रहे हैं ये थाई के मसल्स हैं। ये क्वाड्रिसेप्स जो इंटीरियर थाई के थे, एडक्टर मीडियल थाई का, हैमस्ट्रिंग पोस्टीरियर थाई का, गायरोप मीडियल जो कि सॉरी ये लेग के हैं, दिस इज फॉर लेग, यहाँ से लेग शुरू हो जाती है, यहाँ पे थाई खत्म हो गया और यहाँ से लेग शुरू हो गया। सो ये लेग के मीडियल कंपार्टमेंट के हैं, ये उसके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के हैं, ठीक है।
और ये एक्सटेंसर्स जो हैं ये इसके इंटीरियर कंपार्टमेंट के हैं। तो विद टाइम यू विल लर्न कि कौन से कंपार्टमेंट के कौन से मसल्स हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि लेग का जो हमारा इंटीरियर कंपार्टमेंट है उसको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कहते हैं। सो इट्स हियर एंड यू हैव टू टेल मी कि एक्सटेंसर हेलुसस मसल का क्या काम लग रहा है नाम से आपको। मैम हेलुसी की एक्सटेंशन बिग टो की एक्सटेंशन। एक्सटेंशन डिजिटोरम। डिजिटोरम मतलब कि बिग टो के अलावा जो टोज हैं, 4 टोज रह जाती है ना, बच जाती हैं, उनकी जो एक्सटेंशन कराएगा वो एक्सटेंसर डिजिटोरम है। ठीक है, अब ये एक और नाम आया टिबियालिस इंटीरियर, इसका क्या मतलब है? टिबिया का इंटीरियर पार्ट में। एग्जैक्टली, इसकी लोकेशन कहाँ है? टिबिया के इंटीरियरली। पेरोनियस टर्शियस, पेरोनियस किस बोन को कहते थे? फिब्यूला को। और टर्शियस का मतलब होता है टर्शरी, यानी थर्ड लेवल पे आता है ये। यानी जो आपकी फिब्यूला है ना उसमें 3 मसल्स होंगे, उसमें से जो टर्शरी मसल है, थर्ड लेवल पे जो मसल आ रहा है वो ये टर्शियस है। बाकी अब नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं कि और कौन से मसल्स हैं। ओके जी, ये हो गए 4 मसल्स लेग के। देन ये देखें पेरोनियल ग्रुप ऑफ मसल, ये जो फिब्यूला पे अटैच होंगे। एक पेरोनियस ब्रेविस है और एक पेरोनियस लॉन्गस है। ब्रेविस होता है ब्रेव सुपरफिशियल मसल और लॉन्गस जिसके साथ लॉन्ग टेंडन है। सो यहाँ पीछे एक पेरोनियस टर्शियस लिखा हुआ था। कहने का मकसद ये है कि ये जो ब्रेविस लॉन्गस है दे आर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंट एंड दिस टर्शियस इज ऑफ टर्शरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि ये हो या ना हो फिब्यूला को फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? और क्यों ये पेरोनियस टर्शियस एक्सटेंसर में है, क्यों ये इस ग्रुप में नहीं है, क्यों ये पेरोनियस ब्रेविस और लॉन्गस के साथ नहीं है? ठीक है, आंसर दे सकता है कि जो पेरोनियस टर्शियस मसल है ये अपने इस ग्रुप से हट के उधर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में क्या कर रहा है? मैम टर्शियस का क्या मतलब है? टर्शियस का मतलब होता है टर्शरी इंपॉर्टेंट। टर्शरी इंपॉर्टेंट का मतलब होता है विद टाइम उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाए। कहते हैं ना प्राइमरी इंपॉर्टेंस कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी है, सेकेंडरी इंपॉर्टेंट उसके बाद इसकी है, और टर्शरी इंपॉर्टेंट यानी कि आखिर में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है। सो जो मसल है लॉन्गेस्ट ये प्राइमरी इंपॉर्टेंट मसल है, ब्रेविस सेकेंडरी इंपॉर्टेंट मसल है, और जो टर्शियस है ये टर्शरी इंपॉर्टेंट मसल है। और मेरा क्वेश्चन ये था कि ये इस ग्रुप से हट के एक्सटेंसर ग्रुप में क्या कर रहा है? कोई आंसर दे सकता है? लॉजिकल क्वेश्चन है। नो Excuse me, ma'am? नो मैम। जी जी मैम क्योंकि टर्शियस जो है वो एक्सटेंसर है और बाकी ब्रेविस और लॉन्गस जो है वो एक्सटेंसर्स नहीं है। हाँ बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, क्योंकि जो है इसका मेन एक्शन जो है वो एक्सटेंशन है, इसीलिए उसको इस ग्रुप में डाला गया है और ये ग्रुप अलग से है। अच्छा जी, अब ये आ जाओ फ्लेक्सर्स ऑफ लेग, यानी जो काफ मसल्स या पोस्टीरियर लेग के मसल्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल में हमारे गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस जिसका पीछे जिक्र किया गया था ट्राइसेप्स और आई में, प्लांटारिस। डीप ग्रुप में हमारे पास ये देखिए वहीं आगे फ्लेक्सर डिजिटोरम यानी जिन्होंने डिजिट्स को फ्लेक्स करना है, फ्लेक्सर हेलुसस जिसने बिग टो को फ्लेक्स करना है, एंड टिबियालिस पोस्टीरियर जो कि टिबिया के पोस्टीरियर साइड पे होगा। So you can see here the different group of muscles. Then we have gluteal muscles, maximus, medius and minimus. Maximus का मतलब biggest, largest, medius in between and minimus is little bit. के बाद हमारे पास आती है nerves of gluteal region। ठीक है, बड़ी मजे की nerves है। ठीक है, gluteal region के नाम से ही 2 nerves है, superficial gluteal और superior आएगी, not superficial, this is superior gluteal और inferior gluteal, not superficial। ये वर्ड थोड़ा आपने से ओमिट कर लीजिएगा।
ये इसमें सुपरफिशियल ग्लूटियल आएगी, सॉरी सुपीरियर ग्लूटियल आएगी और इसमें इंफीरियर ग्लूटियल। अब नाम से ही पता लग रहा है कि ग्लूटियल जो रीजन है उसका अपर पार्ट उसको सुपीरियर करेगी और नीचे वाले पार्ट को इंफीरियर करेगी। ये नर्व्स ऑफ थाई हैं, femoral, obturator, sciatic। देन नर्व्स, डिफरेंट नर्व्स। sciatic नर्व जो है इसको दो में डिवाइड किया गया है, टिबियल नर्व में और कॉमन पेरोनियल नर्व में। टिबियल नर्व टिबिया की साइड पे जाएगी और कॉमन पेरोनियल फिब्यूला की साइड पे जाएगी। फिर टिबिया की अगेन दो डिवीजन हैं, इंटीरियर टिबियल नर्व एंड पोस्टीरियर टिबियल नर्व, एक इंटीरियर साइड पे एक पोस्टीरियर साइड पे। जो कॉमन पेरोनियल है उसकी भी अगेन दो डिवीजन है, सुपरफिशियल पेरोनियल और डीप पेरोनियल। सो दे हैव देयर ओन जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन। Then there is a question, what is the difference between paralysis and paresthesia? Do anyone know about that? Paralysis और paresthesia में क्या फर्क है? फॉलेज का नाम सुना है? फॉलेज का अटैक यस मैम। यस मैम। मैम वो पैरालिसिस होता है जिसमें Yes, ma'am. एक हाफ साइड ऑफ बॉडी जो है ना वो पैरालाइज हो जाती है, ठीक है। यानी कि पैरालिसिस का मतलब है 100% लॉस ऑफ फंक्शन, राइट। अब एक Yes. नर्व है, लेट्स सपोज एक नर्व है और वो किसी मसल को सप्लाई इनर्वेट करती है। बेटा आप नोट करोगे, मैं भी मोस्टली सप्लाई ही कहती हूँ, लेकिन जब मुझे याद आता है तो फिर मैं अपनी लैंग्वेज डिफरेंट करती हूँ कि इनर्वेशन क्या है। लेट्स सपोज एक नर्व जो है वो इनर्वेट करिए एक मसल को, नर्व किसी वजह से रप्चर हो जाती है, 100% रप्चर, ठीक है, और दोबारा हील होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो मसल के साथ क्या होगा? मसल वीक नहीं होगा, मसल पैरालाइज हो जाएगा, यानी अब वो काम करना बिल्कुल छोड़ देगा, ठीक है, विल नॉट वर्क। फिर एक कॉन्सेप्ट है पैरेस्थीसिया का। वही बात हम लेते हैं कि एक नर्व जो है वो इनर्वेट कर रही है मसल को, लेकिन किसी वजह से जो नर्व है उसके 50% या 60% फाइबर रप्चर होते हैं, 40% इंटैक्ट है, यानी कि 40% सही है, और वो 40% भी जो है वो जो मसल को इनर्वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मसल वीक होगा, 100% उसका फंक्शन लॉस नहीं होगा, यानी मसल जो फंक्शन कर रहा है वो वीक परफॉर्मेंस देगा, लेकिन बिल्कुल ये नहीं कि वो उसका फंक्शन ही लॉस हो जाए। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम आपने बताया कि पैरालिसिस में ये होता है कि एक मसल के साथ जो नर्व होती है वो रप्चर होती है तो मसल पैरालाइज हो जाता है। तो वो सिर्फ जी। मसल पैरालाइज होता है, तो हाँ अक्सर ये होता है कि फालिज का जब भी अटैक होता है तो वो पूरी एक साइड पे होता है, तो वो पूरी साइड पे कैसे होता है? बेटा पूरे साइड, क्योंकि वो नर्व जो है वो ब्रेन से एसोसिएटेड है, तो जिस नर्व में रप्चराइजेशन होगी या उसकी जो स्टिमुलाई है वो इंटैक्ट नहीं रहेंगे, उस मसल की जो है वो फिर पैरालिसिस शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सारे का सारा सिस्टम कहाँ से आ रहा है? आपके मसल से, सॉरी ब्रेन से आ रहा है। एक तो आपकी क्रेनियल नर्व्स होती है, एक आपकी स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि आपकी पेरिफेरल होती हैं, बट दे आर एसोसिएटेड विद योर ब्रेन। ओके जो मैम। ब्रेन कहेगा वही वो फंक्शन करेंगे। सो जिस लेवल पे भी ये काम होगा, लेट्स सपोज ब्रेन का हेमरेज हो जाता है, ठीक है, ब्लड ऊजिंग ऑफ ब्लड शुरू हो जाती है, या कोई ट्यूमर है या कोई ट्रॉमा हो जाता है, आप उसी टाइम देखोगे वो शॉक में चला जाता है, कांट मूव दैट लेवल। ठीक, क्यों? क्योंकि उसे रेलेवेंट जो नर्व है वो उसका स्टिमुलाई, जो स्टिमुलस आ रहा है, उसका जो एक्शन पोटेंशियल है वो लॉस हो चुका है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो जब तक नर्व को कुछ नहीं होगा मसल को कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बेसिकली मसल पे अगर होगा भी तो सुपरफिशियल लेवल तक होता है, कोई चोट लग जाती है, कोई लूजिंग हो जाती है या कोई टिश्यू रप्चर हो जाता है, लेकिन पैरालिसिस या पैरेस्थीसिया में वो तभी जाता है जब उसकी अंडरलाइन नर्व जो है वो इफेक्ट हो, अदरवाइज मसल इटसेल्फ कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। मैम अगर किसी की sciatica नर्व मतलब डैमेज हो गई लेकिन फुल डैमेज नहीं होगी तो उसे हम पैरेस्थीसिया कहेंगे और वो क्योर हो सकती है मैम? इसकी एक अच्छी एग्जांपल दी है बेटा, आप लोगों ने कभी नोट किया हो आपका पाँव सोता है, यस मैम। फुट यूजुअली सो जाता है, पाँव ना, अगर आप एक पोस्चर में बैठे हो तो वो सो जाता है। यूजुअली वो हमारी टीम जो बाइक के पीछे बैठते हैं ना
और उनका वेट एक लिम्ब पे होता है, तो वो उनका वो वाला पाँव सो जाता है, ठीक है। उसमें क्या yes, होता है कि जो शैटिक नर्व है, क्योंकि वो ग्लूटियल रीजन से गुजरी है, वो थोड़ी देर के लिए कंप्रेस हो जाती है। जब वो कंप्रेस होती है, उसके स्टिमुलेशन जो है वो फुट तक नहीं जाती और वो थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है, नम हो जाता है। ये भी एक एग्जांपल है पैरेस्थीसिया की। और जैसे ही उससे वो कंप्रेशन रिजॉल्व होता है, ठीक है, खड़ी हो जाती है फीमेल या कोई वर्क करती है, तो वो स्टिमुलेशन वापस जो है ना जाना शुरू करती है। मैम जी बेटा बोले। मैम अगर थोड़ी मतलब हाइट से एक आदमी नीचे गिरता है और उसकी इनके वो बटक उसके नीचे लगती है और उसकी शैटिका नर्व या जो भी नर्व डैमेज हो जाती है और उसका जो लोअर लिम्ब है ये मतलब इतना काम नहीं करता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से काम करना शुरू कर देता है, तो हम इसका कोई प्योर सा क्योर कर सकते हैं कि बंदा बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाए? हाँ इसकी बेटा हो मेन सकता है। देखिए आपकी नर्व जो है ना, इसमें अल्लाह ताला ने पावर रखी है कि ये हीलिंग की तरफ जाती हैं, ठीक है, मतलब दे कैन हील देमसेल्व्स, नर्व्स कैन रीजनरेट देमसेल्व्स। आप लोगों ने फिजियोलॉजी 1 में अगर नर्व वाला पोर्शन पढ़ा है ना, उसमें हमने देखा होगा कि दे कैन रीजनरेट, लाइक लिजर्ड अपनी टेल को रीजनरेट करती है ना, Yes. वैसे नर्व्स भी रीजनरेट करती हैं, ठीक है। तो लेकिन दे विल टेक टाइम टू रीजनरेट, टू ऑटो हील, ठीक है। उसमें क्या होगा कि अगर देखिए एक नर्व के 100 फाइबर्स हैं, 100 के 100 ही डैमेज हो गए हैं, तो वो किस हद तक मतलब हील कर सकता है, ठीक है। चलो 4 साल 5 साल 6 साल वेट भी किया, 20% 30% हीलिंग होगी, इससे ज्यादा हीलिंग क्या होगी। लेकिन अगर फाइबर्स 20% डैमेज हुए, 80% इंटैक्ट तो है ना, उसके साथ वर्क तो हो रहा है ना, उस 80% के वर्क की वजह से ना जो 20% जो मतलब जिनको इंजरी, जो इंजर्ड हुई है, वो भी फिर जो होती है ना स्टिमुलेट होना शुरू हो जाती है, ऑटो जनरेट होती है, रीजनरेट होती है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि ये जो वीकनेस है ना, ये ओवरकम हो रही है उसकी, पेशेंट की, ठीक है। और ये रीजनरेशन फिनोमेना आप एक्टिविटी से एनहांस कर सकते हो। यानी अगर कोई इस तरह का ट्रॉमेटिक है पेशेंट या पैरालिटिक पेशेंट है और उसकी फिजियोथेरेपी कराई जाए, जितनी कराई जाएगी उतनी जल्दी हीलिंग होगी, क्योंकि नर्व्स नीड टू बी मूव, नर्व्स को मूवमेंट चाहिए। जब वो मूव करती हैं तो उनको याद आता है अच्छा वी हैव टू ऑटो जनरेट, ठीक है। जब आप एक चीज की तरफ लेके जाओगे उनको, नर्व्स की भी मेमोरी होती है, ठीक है। जब इंजरी होती है उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे आप उनको याद कराते जाओगे, यानी उस एंगल पे मूव करते जाओगे, तो वो उनको याद आता जाएगा रिकॉल कि हमें रीजनरेट होना है और हमारी एक्टिविटी ये है, हमने भी बाकी अपने फाइबर्स के साथ मिलकर ये काम करना है। सो आप लोग देखोगे कि एक पैरालिटिक पेशेंट एक टाइम आएगा जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब पैरालिटिक पेशेंट, मैंने अभी जैसे कहा कि 100% पैरालिसिस, 100% लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है, लेकिन स्टिल द नर्व्स हैव द कैपेसिटी टू रीजनरेट, ठीक है। दिस इज नॉन एज ऑटो रीजनरेशन, खुद ब खुद रीजनरेट होते हैं ये, ओके। नेक्स्ट वन स्प्रेन और स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन लिगामेंट में होता है और स्ट्रेन मसल में होता है। जैसे जिसको कहते हैं ना पंजाबी में टिश्यू, इसका टिश्यू फट गया, ठीक है, या लेग का टिश्यू फट गया या पाँव का टिश्यू फट गया, तो वो एक्चुअली क्या होता है, या तो लिगामेंट का स्प्रेन होता है या मसल का स्ट्रेन होता है, तो डिपेंड्स, ठीक है। सो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है। और ये प्लीज ये 2 लेक्चर लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में मैंने पूछने हैं, एक तो वो क्वेश्चन पूछना है और ये दोनों लेक्चर जो है ये मैंने आपसे नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज कराने हैं। हो सकता है मैं नेक्स्ट लेक्चर मतलब उसमें न्यू टॉपिक ना पढ़ाऊं, मैं आपसे यही सुनूं ये 2 लेक्चर जो है। सो बी केयरफुल, बी देयर, क्योंकि अब मैंने कह दिया कि मैं आपसे सुनूंगी, तो ये ना किसी का नेट का इशू हो जाए या किसी को कुछ हो जाए। So be there. I will listen to each and everyone these 2 lectures. और अगर किसी का कोई इशू है वो मुझे पहले मेल कर दे कि मैम मैं आज का लेक्चर नहीं ले सकती या ले सकता, and this is the reason and I want proof. अदरवाइज मैं आपको फिर कह रही हूँ, मैं आपको अपने नेक्स्ट 3 लेक्चर में आपके एब्सेंट लगाऊंगी and I will not let you enter.
ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग तो चली जाएगी आपके पास, आपको कोई फर्क तो पड़ता नहीं, लेकिन फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ओके बच्चे, ये कुछ एमसीक्यूज हैं, इसको देख लीजिएगा। थाई रीजन हैज नो Lateral compartment. Lateral compartment. Exactly. Lateral. Nerve supply of the compartment of thighs. Sciatic. Sciatic मैम। Sciatic. Deep peroneal nerve किसकी ब्रांच है? Common peroneal. Common ये common देख लें। peroneal। Deep peroneal nerve is a branch of common peroneal. Common peroneal. और common peroneal किसकी ब्रांच है? Sciatic. Sciatic nerve। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताएं posterior tibial nerve किसकी ब्रांच है? tibial nerve किसकी ब्रांच है? Sciatic nerve. Okay, the next one is all the muscles of quads group insert on which bone? ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारे quadriceps के 4 मसल्स थे वो सारे के सारे ये patella पे इंसर्ट होते हैं. They all come in insert on patella. The bone towards big toe is Tibia. Tibia. patella तो नहीं हो सकता, Yes मैम। femur भी नहीं हो सकता. Fibula मैम। ओहो, अभी मैंने Tibia. आपको बताई थी बेटा. Ma'am, tibia. Big toe। Big toe। ये देखिए टिबिया ही थी मैम। ये डायग्राम देखिए, बिग टो की तरफ कौन सी है? टिबिया. Tibia. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बस इट्स ऑल, दिस इज अ समरी व्हाट वी हैव डन. ओके जी, ठीक है. कुछ जी मैम असाइनमेंट मंडे को सबमिट करानी है। तो बेटा मैंने कहा था माइंड में रखें, जैसे ही मैं कहूंगी फिर आपको 1 वीक का टाइम मैं जरूर दूंगी. जब तक मैं LMS पे अपलोड नहीं ना करती और मैं आपको वाया मेल नहीं बताती, आपने तब तक सबमिट नहीं कराना. लेकिन अपने माइंड में रखें कि असाइनमेंट आपने तैयार करनी है. ओके मैम। ठीक है. दूसरी बात ये कि ये 2 लेक्चर आपने जरूर मंडे तक के लिए प्रिपेयर करने हैं. ओके, एनी मोर क्वेश्चन? चलें ठीक है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. मैम Allah अटेंडेंस हो गई? Hafiz. बेटा अटेंडेंस ना मैं ये रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ और फिर मैं लगाती हूँ. ओके मैम, थैंक यू। Okay, मैम।